नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग हमारा जो दूसरा यूनिट है जो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले उसमें हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम सबसे प्राचीन सभ्यता मानते हैं भारत की, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी कि वो लोग कैसे रहते थे, खासतौर पर उनका प्रसार किन किन क्षेत्रों में था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनके पतन के कारण के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि आर्यों के आगमन के साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो जब आर्यों का आगमन भारत में हुआ, आर्य मतलब होते हैं श्रेष्ठ, तो वो लोग जब भारत में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के या यहाँ पर रहने वाले लोगों को इसलिए आराम से हरा दिया क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र में बहुत ही निपुण थे, वो युद्ध कला में बहुत ही, उनको महारत हासिल थी, उन्हें युद्ध कला बहुत पसंद था। इसकी वजह से उन लोगों के ऊपर, या ये कहना चाहिए वो लोग, यहाँ के जो लोग थे जो शांति प्रिय थे, उनसे थोड़े उच्चतर थे। उनके पास, उनको घोड़ों की जानकारी थी, वो रथ वगैरह चलाते थे। इससे भी वो लोग, यहाँ के जो लोग थे जो उस समय शायद घोड़ों की जानकारी जिन्हें नहीं थी, जो अस्त्र शस्त्र को ज़्यादा उपयोग नहीं करते थे, सिर्फ अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए उनका उपयोग करते थे। तो यूँ कहना चाहिए कि इसलिए आर्य जो है वो भारत में आए और यहाँ पर आकर वो लोग बस गए। मुख्य रूप से वो उत्तर पश्चिमी जो हमारा एरिया है वहाँ पर आए थे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो वैदिक संस्कृति जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको वैदिक संस्कृति क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पीरियड में वेदों की रचना हुई थी। तो ये काल जो है वो वैदिक संस्कृति कहलाता है। इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ये जो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो इनका जो डिवीजन है वो भी इसी बात पे किया जाता है कि ऋग्वेद काल का वो टाइम माना जाता है जब ऋग्वेद की रचना हुई थी, और बाकी के जो 3 वेद हैं उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि ऋग्वेद काल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में उच्चतम जो श्रेष्ठ संबंध थे वो थे। उस समय जो उनके मूल्य थे वो भी बहुत ही उच्चतम थे। वहाँ पर हर किसी को बराबर समझा जाता था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था जो हम देखते हैं कि बाद में जाकर बहुत ही बिगड़ गई थी, यहाँ पर ऋग्वेद काल में हमको ये दिखाई देता है कि आदमी का कार्य जो है वो इम्पोर्टेंट था, उसका जन्म किस वर्ण में हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं था। इसीलिए ये कार्य आधारित वर्ण व्यवस्था यहाँ पर हमारे को दिखाई देती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल बहुत ही श्रेष्ठ समय था। उत्तर वैदिक काल आते आते तक जो स्थितियां हैं वो बहुत ही खराब हो गई थी। अब हम ये देखते हैं कि जब हम उत्तर ऋग्वेद काल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेदिक कालीन संस्कृति। तो जिस ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं, जिन आर्यों की हम बात कर रहे हैं, आखिर वो आए कहाँ से थे? अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसके बारे में जानकारी दी है। सबके अलग अलग वर्णन है कि ये लोग कहाँ से आए थे। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है वो है मैक्स मुलर की, जो ये कहते हैं कि मध्य एशिया से ये आर्य लोग जो है वो भारत में आए थे और आकर उन्होंने यहाँ पर अपना निवास जो है वो स्थापित किया था। ऐसे ही एक हमको जानकारी मिलती है लोकमान्य तिलक, जिनके बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने भी अपनी किताब में जब लिखा है तो उन्होंने आर्यों को उत्तरी ध्रुव का बताया है। तो ऐसे अलग अलग लोगों द्वारा इसकी अलग अलग जानकारी हमारे को मिलती है। लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है वो यही है कि मैक्स मुलर जो ये कहते हैं कि मध्य एशिया से ये लोग यहाँ पर आए थे। अब हम आप नेक्स्ट उस पॉइंट पे आते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद काल में, जैसे मैंने कहा था कि जहाँ पर सब लोगों को बराबर माना जाता था। तो जब हम इस समय की राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो ये देखा गया कि इस समय बहुत छोटे छोटे राज्य थे, बहुत बड़े बड़े राज्य नहीं बने थे। और जो छोटे छोटे राज्य थे उसमें जो राजा चुना जाता था वो उसकी विद्वता से चुना जाता था, लोगों द्वारा चुना जाता था। और सबसे खास बात ये थी कि उसको हमेशा उसके ऊपर ये डर रहता था कि अगर मैंने प्रजा के हित में कार्य नहीं किया तो ये लोग मुझे हटा भी सकते हैं। इसलिए और खास बात यह है कि उस समय वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी। ऐसा नहीं है कि जो राजा है उसी का अगला पुत्र ही शासक बनेगा। ये जनता के ऊपर था कि वो किस विद्वान व्यक्ति को राजा बनाते हैं। तो इसीलिए हर जो भी व्यक्ति राजा चुना जाता था उसका ये मुख्य लक्ष्य रहता था कि मैं अपनी प्रजा के हित में कार्य करूं। और ऐसा माना जाता था कि जो प्रजा है वो उसके लिए सबसे सर्वोत्तम है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ राजा का ये कर्तव्य भी था कि राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करे और अन्य क्षेत्रों को जीते, और साथ ही साथ अपनी प्रजा के हित में अनेक कार्य करता रहे। तो इस समय की जब हम राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो राजा है वो अपनी प्रजा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य करता था। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं वो उस समय की सामाजिक व्यवस्था।
इस समय ऐसा कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, लेकिन माताओं को और अन्य महिलाओं को पूर्ण दर्जा प्राप्त था सम्मान का। वहाँ पर उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था। इसीलिए ये कहते हैं कि वो टाइम था जब हम ये देखते हैं कि उस समय जो महिलाएं थी वो बकायदा यज्ञ में बैठती थी और यज्ञ करवाती भी थी। तो वो ऋषिकाएं भी थी, लेकिन ये हमको बाद में नहीं देखने को मिलता। तो इस समय महिलाओं ने ऋषिकाओं का भी पद संभाला हुआ है। तो इससे ही पता लगता है कि उनकी जो श्रेणी थी, उनका जो स्तर था वो कितना उच्च रहा होगा। जब समाज की हम बात करते हैं, माना पितृसत्तात्मक समाज था, पिता को सबसे इम्पोर्टेंट पद दिया गया था, वो ही सारे निर्णय लेता था, लेकिन वो इसमें अपनी पत्नी की राय भी लिया करता था। तो ये अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये व्यवस्था हमको दिखाई देती है कि समाज में सभी जो लोग थे वो एक ही समान माने जाते थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो मौजूद थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है वो हमको ये दिखाई देती है कि यहाँ पर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है, जन्म आधारित नहीं। अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता था। यहाँ पर हमको 4 वर्ण दिखाई देते हैं। क्षत्रिय हमको दिखाई देते हैं, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। जिसमें क्षत्रिय का कार्य था सबकी रक्षा करना, ब्राह्मण का कार्य था यज्ञ करना, करवाना, दान देना और धर्म की शिक्षा देना, ताकि लोगों में धर्म का प्रचार हो सके। तो ये चीज हमको इसमें दिखाई देती है। इसके बाद हमको ये भी दिखाई देता है कि जो वैश्य वर्ग था वो मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग था, जो व्यापार करता था और साथ ही साथ कर भी देता था, जिससे जो राज्य जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न रहता था। और जहाँ तक शूद्र वर्ग की बात है, ये वो टाइम पीरियड था जब उनको भी बकायदा ये वेद पढ़ने की पूरी अनुमति प्राप्त थी, वो भी बराबर समझे जाते थे। तो इसलिए ये जो टाइम पीरियड है, इसीलिए इस ऋग्वेद काल को हम